दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग झारखंड परीक्षा योद्धा का ज्योग्राफी का सेक्शन देखेंगे। अभी तक 3-4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम लोग झारखंड का सामान्य परिचय और झारखंड के इतिहास से पिछले साल आए हुए सारे प्रश्न को देख चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड का भूगोल। ये सारे, अगर पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो सारे वीडियो डाले हुए हैं झारखंड जीएस के प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। आपको इसी तरह के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड का भूगोल से। पिछले साल पूछे गए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है 5, 3, 4 या फिर 2। तो इसका करेक्ट आंसर है 4। 4 भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है। इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए, भौगोलिक क्षेत्र दिया हुआ है। पहला है पाट क्षेत्र, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? समतल भूमि। पाट क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ होता है समतल भूमि, और यह झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 900 से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है। और आकार अगर पूछा जाए कैसा है, तो त्रिभुजाकार यह आकार का है पाट क्षेत्र। दूसरा भौगोलिक क्षेत्र है रांची हजारीबाग पठार, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। पाट क्षेत्र का औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर, और हजारीबाग रांची पठार का ऊंचाई जो है वो 600 मीटर है। ये उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण है। दामोदर द्रोणी द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। रांची से हजारीबाग पठार जो अलग होता है वो किससे होता है? तो दामोदर नदी के द्वारा ये अलग होता है। रांची पठार और हजारीबाग पठार को अलग करता है ये। नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों से ये बना हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं, तीसरा जो भौगोलिक क्षेत्र है वह है राजमहल ट्रैप। ये झारखंड के उत्तर पूर्व में स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 150 से 300 मीटर की इसकी ऊंचाई है। सबसे था पहला पाट क्षेत्र था 900 से 1100 मीटर। दूसरा आपका रांची हजारीबाग पठार था जो कि 600 मीटर, और राजमहल ट्रैप जो है 150 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसका निर्माण जो है जुरैसिक काल में ये निर्मित हुआ है, और बेसाल्ट चट्टानों से ये बना हुआ है राजमहल ट्रैप। नेक्स्ट जो हम लोग का भूभाग है वो कौन है? चाईबासा का मैदान, जिसकी औसत ऊंचाई है 150 मीटर। विस्तार इसका कहाँ पे है? पूर्व एवं उत्तर पूर्व दालमा श्रेणी, दक्षिण कोल्हान की पहाड़ी, पूर्व ढालबुम श्रेणी, पश्चिम सारंडा वन, उत्तर उत्तर पश्चिम पोरहाट की श्रेणी में इसका विस्तार है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग छोटा नागपुर के पठार से क्वेश्चन पूछा गया PGT 2023 में। झारखंड राज्य का अधिकांश भाग कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है अधिकांश भाग? छोटा नागपुर के पठार पर। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। झारखंड भौतिक रूप से एक पठारी भूभाग है, ये हम लोग जान रहे हैं। यह मुख्यतः छोटा नागपुर पठार पर विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। प्रायद्वीपीय पठार जो दक्षिणी भारत के दक्षिण में स्थित है, उसी का उत्तर पूर्व भाग छोटा नागपुर पठार है, जो कि एक संप्राय मैदान है, अर्थात अपर्दित मैदान है। संप्राय मैदान मतलब क्या होता है? अपर्दित मैदान है। यहाँ नदियों वगैरह के द्वारा अपर्दन नहीं होता है। छोटा नागपुर के पठार की चट्टानें क्रिस्टलीय एवं कायांतरित है। छोटा नागपुर पठार की रचना कैसे हुई है? तो लावा चट्टानों से हुई है। छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का 47.8% है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। छोटा नागपुर का पठार जो है पूरा राज्य के कुल भूभाग का 47.8% है। छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से हुआ है। छोटा नागपुर का पठार खनिजों का गोदाम घर भी इसको बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PGT 2023 में ही पूछा गया, झारखंड की सबसे प्रमुख भौतिक विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख भौतिक विशेषता है छोटा नागपुर का पठार, जिसके बारे में अभी हम लोग ऊपर देखे। पूरे झारखंड के भूभाग का 47.8% है, और ये खनिजों का गोदाम घर भी इसको बोला जाता है। झारखंड राज्य मुख्य तौर पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, किस पर स्थित है? छोटा नागपुर पठार पर। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। झारखंड मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। छोटा नागपुर का पठार कुल भूभाग का ये हम लोग देख लिए 47.8% है। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। यह प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, ये हम लोग देख लिए। क्रिस्टलीय और कायांत्रिक चट्टानों से ये बना हुआ है, और इनकी रचना जो है लावा चट्टानों से हुई है। तो इसके वर्तमान धरातल का निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से हुआ है। यह एक संप्राय मैदान है, हम लोग जान लिए, अपर्दित नहीं है, और खनिजों का गोदाम घर भी कहा जाता है, ये हम लोग ऊपर देख चुके थे। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया SIPT 2017 में, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित औद्योगिक बस्तियों में से किसमें स्थित है? तो देखिए, आपके ऑप्शन है रांची, सिंदरी, आसनसोल और भिलाई। आसनसोल और भिलाई तो ऐसे भी नहीं होगा, तो रांची और सिंदरी में कौन होगा? रांची। छोटा नागपुर का पठार जो है किन औद्योगिक बस्तियों पे
अवस्थित है? तो रांची। छोटा नागपुर पठार रांची औद्योगिक बस्तियों में स्थित है। छोटा नागपुर पठार को औद्योगिक भारत का हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि यह खनिजों और बिजली ईंधन से समृद्ध है। इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न बने हैं एग्जाम में। भारत का रूर भी कहा जाता है इसको। छोटा नागपुर क्षेत्र भारत में खनिज संसाधनों का मूल्यवान संकेंद्रण है। पीजीटी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है। दामोदर द्रोण निम्नलिखित में से किसके बीच द्रोण बनाता है? तो हम लोग इसको पढ़े ऊपर ही, रांची और हजारीबाग पठार के बीच में दामोदर द्रोण है, एक दूसरे को अलग करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन SIPT 2017 में पूछा गया, पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? पूर्वी सिंहभूम जिला किसका हिस्सा है? तो ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, पूर्वी सिंहभूम जिला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसका व्याख्या देख लेते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। दालमा का सीमा पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है, जो उत्तर की ओर घने जंगल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं SIPT 2017 का क्वेश्चन, उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनाता है? तो ये देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा है, दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है, तो आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर पठार। दक्कन प्लेट्यू मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार है उसी का भूभाग है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर की पथरीली परतों के भूवैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि इसमें अति प्राचीन गोंडवाना महाद्वीप की चट्टानें हैं, यानी इस पठार का विकास बहुत ही पुराना है। यह दक्कन पठार का पूर्वोत्तरी खंड है, जो दक्कन तख्ते के साथ साथ गोंडवाना के खंडित होने पर आज से लगभग 12 करोड़ साल पहले अलग होकर 5 करोड़ वर्षों तक उत्तर दिशा में प्रवाहित होते रहा, फिर यूरेशिया से ये जा टकराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत सेक्रेटेरिएट में पूछा गया है 2018 में, झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग है, तो बिल्कुल आपका आंसर होगा छोटा नागपुर पठार। झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर का पठार 3 छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है। कौन कौन पठार हैं? तो रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार। ये 3 छोटे छोटे पठारों से मिलकर क्या बना है? छोटा नागपुर का पठार। झारखंड का अधिकतर हिस्सा एवं पश्चिम बंगाल, बिहार एवं छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इस पठार में आते हैं। इसके पूर्व में गंगा का मैदान और दक्षिण में क्या है? महानदी है। छोटा नागपुर पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 65,000 वर्ग किलोमीटर। ये आप लोग याद रखेंगे, 65,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत सेक्रेटरी में पूछा गया 2018 में, छोटा नागपुर पठार खाली जगह से चट्टानों से बना है, तो किस चट्टानों से बना है? प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बना हुआ है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार प्री कैम्ब्रियन चट्टानों लगभग 540 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी चट्टानें 540 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी चट्टानों से बना है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ पहाड़ी है। ये था छोटा नागपुर के पठार से संबंधित क्वेश्चन जो आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम लोग देखते हैं रांची का पठार, इससे कौन कौन सा क्वेश्चन अभी तक आया है। देखिए IRB 2017 और TGT 2017 में पूछा गया है, रांची पठार छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? किस हिस्से में स्थित है? तो दक्षिण भाग में स्थित है। रांची पठार छोटा नागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? दक्षिण भाग में स्थित है। यह छोटा नागपुर पठार का सबसे बड़ा हिस्सा है रांची का पठार, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 600 मीटर है। यह उत्थित संप्राय का मैदान का उत्तम उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PGT 2023 में पूछा गया, झारखंड का कौन सा पठार दामोदर नदी के दोषपूर्ण तलछट्टी कोयला धारक बेसिन द्वारा विभाजित होता है? तो हम लोग दामोदर से कौन सा होता है विभाजित? तो हजारीबाग और रांची का पठार, ये हम लोग देख चुके हैं पहले। हजारीबाग और रांची का पठार दामोदर और नदी के दोषपूर्ण तलछट्टी कोयला धारक बेसिन द्वारा विभाजित होता है। दामोदर बेसिन रांची और हजारीबाग पठारों के बीच एक गर्त बनाता है, जो उनके वर्तमान किनारों पर भारी दरारों के कारण उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण उनके बीच भूमि बहुत गहराई तक डूब गई और संयोगवश कर्णपुरा, रामगढ़ और बोकारो कोयला क्षेत्रों का आच्छादन से बचा लिया गया। नेक्स्ट है, जैसे थे सीजीएल 2024 में पूछा गया, हजारीबाग और रांची किस नदी भ्रंशित तलछट्टी कोयला युक्त बेसिन द्वारा अलग किए जाते हैं? तो बिल्कुल यही आंसर होगा, दामोदर। ये रांची के पठार से एग्जाम्पल था। उच्चतर रांची का पठार से क्या क्वेश्चन पूछा गया है SIPT 2017 में? उच्चतर रांची की पठार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई पूछा गया है, तो इसकी ऊंचाई है 2500 से 3600 फीट। 2500 से 3600 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन PGT 2023 में पूछा गया, इनमें से कौन झारखंड में मौजूद 3000 फीट की ऊंचाई वाले
300 से अधिक विच्छेदित लेकिन सपाट शीर्ष वाले पठारों को संदर्भित करता है, तो वो है पैट्स, पाट जिसको बोलते हैं हम लोग। 3000 फीट की ऊंचाई वाले 300 से अधिक विच्छेदित लेकिन सपाट शीर्ष समतल मैदान है, तो पाट हो गया। पाट झारखंड में मौजूद 3000 फीट की ऊंचाई वाले 300 से अधिक विच्छेदित लेकिन सपाट शीर्ष वाले पठारों को संदर्भित करता है। पाट वस्तुतः एक स्थानीय शब्द है जो सपाट चोटियों से युक्त पहाड़ियों को इंगित करता है। इस क्षेत्र में दक्कन के लावा के अवशेष पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए SIPT 2017 का क्वेश्चन, पश्चिमी या उच्चतर रांची का पठार को स्थानीय स्तर के नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो पाट क्षेत्र हम लोग बोलते हैं। पश्चिमी या उच्चतर रांची पठार को स्थानीय स्तर पर पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर। यह क्षेत्र बॉक्साइट उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है इसी पाट क्षेत्र पर स्थित है। इसकी पहाड़ियाँ शानू और सरयू हैं, इसकी पहाड़ियाँ हैं पाट क्षेत्र, जिसकी ऊंचाई कितना है 1000 मीटर, लेकिन ये कैसे ऊपर सपाट है। नेक्स्ट देखिए 11 to 13 JPSC में पूछा गया, निम्न में से झारखंड में सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, तो सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, नेतरहाट सबसे ऊंचा बिंदु है। झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान क्या है, तो नेतरहाट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1180 मीटर। याद रखेंगे 1180 मीटर नेतरहाट की ऊंचाई है। यह पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान है। पाट क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर है। सबसे ऊंचा भूभाग हो गया पारसनाथ पहाड़ी, लेकिन पाट क्षेत्र में सबसे ऊंचा स्थान कौन है, तो नेतरहाट। ऊंचाई 900 से 1100 मीटर, लगभग 2500 से 3600 फीट है किसकी ऊंचाई, पाट क्षेत्र की, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं राजमहल ट्रैप से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। SIPT 2017 में पूछा गया, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ, हम लोग देखे थे शुरुआत में ही जुरासिक युग में इसका निर्माण हुआ। राजमहल की पहाड़ियाँ उत्तर में साहेबगंज से दक्षिण में बंगाल सीमा तक 3000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा भूभाग पर फैली हुई। उत्तर में कहाँ, साहेबगंज से दक्षिण में कहाँ तक, उत्तर में साहेबगंज से दक्षिण में बंगाल सीमा तक 3000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा भूभाग में फैली है राजमहल की पहाड़ियाँ, जिसका निर्माण गोंडवाना चट्टानों के निर्माण के बाद जुरासिक युग में हुआ। राजमहल की पहाड़ियाँ मुख्यतः किस चट्टानों से बनी है, बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है और इसकी औसत ऊंचाई जो है 500 से 1000 फीट या फिर 150 से 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं LDDY कलेक्टर 2006 में क्वेश्चन पूछा गया, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है, तो झारखंड के किस भाग में ये स्थित है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल ट्रैप जो है झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल की पहाड़ियाँ उत्तर दक्षिण में समानांतर पहाड़ियों के रूप में फैली है, जिनके बीच मेराल एवं गुमानी नदी घाटियाँ हैं। राजमहल पहाड़ियों के बीच में 2 नदी घाटी है, मेराल एवं गुमानी नदी घाटियाँ हैं। राजमहल क्षेत्र की नुकीली पहाड़ियों को टोंगरी और गुंबद नुमा पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, डोंगरी। नुकीली पहाड़ियाँ जो है, नुकीली पहाड़ी को क्या बोलते हैं, तो टोंगरी बोलते हैं, और गुंबद नुमा जो पहाड़ी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डोंगरी बोलते हैं, याद रखिए टोंगरी और डोंगरी। चाईबासा का मैदान से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया PGT 2023 में, चाईबासा मैदान के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा है, तो चाईबासा मैदान के पश्चिम में सारंडा जंगल के लिए विख्यात है। चाईबासा मैदान का मैदान संजय एवं खरकई नदियों के अपर्दन एवं निक्षेप से बना है। कौन कौन 2 नदियां हैं इसमें महत्वपूर्ण, संजय और खरकई नदियां के अपर्दन से बना है। चाईबासा का मैदान पश्चिम सिंहभूम के पूर्व मध्यवर्ती भाग में स्थित है, पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। यह उत्तर में डालमा की श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान की पहाड़ी, पूर्व में ढालभूम की श्रेणी और पश्चिम में सारंडा वन तथा उत्तर पश्चिम में पोरहाट की पहाड़ी से घिरा है। इसकी औसत ऊंचाई है 500 फीट या 150 मीटर। देखिए इसमें क्या पूछा गया, पश्चिम में कौन सा है, तो पश्चिम में सारंडा वन था। अगर पूछा जाए उत्तर में कौन था, तो डालमा की श्रेणी हो जाएगा, और दक्षिण में पूछा जाए तो कोल्हान की पहाड़ी आपका जवाब होगा, और पूर्व में पूछा जाएगा ढालभूम की श्रेणी। ये आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल। उत्तर पश्चिम में क्या है, तो पोरहाट की पहाड़ी। हम लोग का अभी पश्चिम में क्वेश्चन था तो सारंडा वन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन CDPO 2024 में पूछा, धनजोरी उच्च भूमि झारखंड राज्य के किस भाग में अवस्थित है, तो ये है दालमा पहाड़ी क्षेत्र में। धनजोरी उच्च भूमि जो है CDPO 2024 में पूछा गया है, कहाँ पे स्थित है, दालमा पहाड़ी क्षेत्र में।
धंजोरी उच्चभूमि दालमा पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। यह मूसाबनी पूर्वी सिंहभूम के ओरका बेरा और रोहिणी बेरा गांव के समीप स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 472 मीटर। किसकी? धंजोरी उच्चभूमि की, जो कहाँ स्थित है? तो दालमा पहाड़ी क्षेत्र में। देखिए, तराई का मैदान से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए? पीजीटी 2023 में पूछा गया तराई के मैदान झारखंड राज्य के किस भाग में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। झारखंड के उत्तर पश्चिम पश्चिम और उत्तर पूर्वी भागों में पठारों के किनारे तराई के मैदान है। उत्तर पूर्व में दामोदर नदी के अलावा राज्य का अपवाह दक्षिण पूर्व में स्वर्ण रेखा नदी और दक्षिण में ब्राह्मणी नदी द्वारा होता है। राज्य का तीसरी प्रमुख नदी सोन उत्तर पश्चिम राज्य के अधिकांश सीमा के साथ बहती है। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीजीटी 2023 में पूछा गया झारखंड राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी भाग में इनमें से कौन सा भाग अवस्थित है? तो कौन सा भाग अवस्थित है? तराई समतल, तराई का मैदान अवस्थित है। कौन सा भाग में? उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी भाग में। बिल्कुल आप याद रखेंगे। थोड़े से जो भी टफ लग रहा है आपको एक दो बार रिवीजन करके आपको याद रखना ही पड़ेगा। देखिए, पारसनाथ की पहाड़ी से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। कछपाल में पूछा गया, पीजीटी में पूछा गया, SIPT में पूछा गया, SI मेंस में पूछा गया। झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो पारसनाथ का पहाड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल गिरिडीह जिला में कौन सा जिला में स्थित है? तो याद है रखेंगे, गिरिडीह जिला में पारसनाथ शिखर है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से पूछा जाए 1365 मीटर, कभी कभी फीट में भी पूछा जाता है। तो 4478 या 4480 फीट इसकी ऊंचाई है। मीटर में 1365 मीटर। पारसनाथ की पहाड़ी का नामकरण क्या हुआ? 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया, जिन्हें यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। संथाल जनजाति के लोग पारसनाथ पहाड़ी को मरांग बुरु महान पर्वत सर्वोच्च देवता कहते हैं। वे बैसाख पूर्णिमा दिवस में एक शिकार त्यौहार मनाते हैं। कहाँ पर? पारसनाथ पहाड़ी में। ठीक है, तो आपकी ऊंचाई इसकी पूछी जाती है 1365 मीटर है। फीट में पूछा जाएगा तो 4480 या 78, जो भी ऑप्शन है वो आपको मानना है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा भी गया, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई इसमें ऑप्शन दिया है 4480, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 4480। नेक्स्ट, ये अवशिष्ट पर्वत का अच्छा उदाहरण है, ये भी ध्यान रखेंगे, अवशिष्ट पर्वत है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई फिर से पूछा गया है 6 JPSC में, तो 1365 मीटर। समुद्र तल से ऊपर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई फिर देखिए SIPT 2017 में पूछा गया, तो 4480 या 78 फीट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिया नहीं है ऑप्शन, तो क्वेश्चन का आंसर इनकरेक्ट है। पारसनाथ की पहाड़ी किस जिला में पूछा गया? तो हम लोग जान रहे हैं गिरिडीह जिला में है। पारसनाथ गिरिडीह जिले में स्थित है। यह बाह्य पठार गिरिडीह पठार का हिस्सा है। समेत शिखर के रूप में, समेत शिखर भी इसी का नाम है, चर्चित इस पहाड़ी पर जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति यहीं पर की थी। 24 में से 20 तीर्थंकर। यही 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया। जैनियों के दोनों संप्रदायों श्वेतांबर व दिगंबर के मंदिर इसमें बने हुए हैं। यह स्थान मधुबन के नाम से भी विख्यात है। पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण आर्कियन युग की चट्टानों से हुआ। यह बराकर नदी के किनारे पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखेंगे, आर्कियन युग की चट्टानों से बना है और बराकर नदी के किनारे पर ये स्थित है। हिमालय क्षेत्र में के पशु निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है SI मेंस 2017 में। तो ये पाए जाते हैं पारसनाथ पहाड़ी पर। हिमालय क्षेत्र के पशु याद रखेंगे। SIPT 2017 में पूछा गया पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? तो किस पठार का हिस्सा है? ये गिरिडीह पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट है, झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सी प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है? देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, पारसनाथ पहाड़ी होगी। कोडरमा गिरिडीह पठार पर हजारीबाग पठार से पूर्व में कटक के रूप में निकलती पहाड़ियों की श्रृंखला है। इसी श्रृंखला में पारसनाथ की पहाड़ी है, जो झारखंड के पठार के शिखर है। यह NH19 पूर्व में NH2 था, अभी उसका नाम हो गया NH19, जो किसको जोड़ता है? कलकत्ता से वाराणसी। तो NH19 पर तथा डुमरी गिरिडीह मार्ग के बीच में मधुबन के पास स्थित है। ठीक है, देखिए PGT 2023 में पूछा गया झारखंड की NH दिल्ली कलकत्ता को जोड़ता है NH19, दिल्ली से कोलकाता। नेक्स्ट है, झारखंड की सबसे ऊंची पारसनाथ किस पठार का हिस्सा है? फिर से पूछा गया, तो यहाँ पे हजारीबाग पठार, यहाँ पे गिरिडीह पठार आपका ऑप्शन में नहीं है। किस पठार में स्थित है? तो हजारीबाग पठार हो जाएगा।
इसका आकार कैसा है? शंकुआकार है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ का आकार देखिए, आकार से भी क्वेश्चन पूछा गया। शंकुआकार है, पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। पीजीटी 2023 में फिर पूछा गया, झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान पारसनाथ पहाड़ी किस प्रकार के पत्थर से बना है? तो किस प्रकार का पत्थर से बना है? अभी हम लोग देखे थे, ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट। पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण आर्कियन युग की ग्रेनाइट पायरोक्सिन ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। इस पठार में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे लोहा, मैग्नीज तथा डोलोमाइट आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर दो प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया गया। तो किस किस विभाजन में कहाँ कहाँ किया गया? केंद्रीय पठार और निचली पठार। गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर दो प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन सा है? केंद्रीय पठार और निचली पठार। भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर दो प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जाता है। एक है केंद्रीय पठार और दूसरा है निचली पठार। अर्थात घने जंगलों से घिरा गिरिडीह जिला केंद्रीय और निचली पठार पर अवस्थित है। गिरिडीह का पश्चिमी हिस्सा केंद्रीय पठार पर, देखिए कौन सा हिस्सा केंद्रीय पठार पर? पश्चिमी हिस्सा केंद्रीय पठार पर स्थित है। निचले पठार में 1300 फीट की ऊंचाई पर 1300 फीट की औसत ऊंचाई के साथ सतह अपनाने वाली सतह भी शामिल है। निचले पठार का उत्तरी भाग मुख्य रूप से टेबल भूमि के लिए जाना जाता है। पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह पठार में स्थित है। ये पारसनाथ पहाड़ी से अभी तक के क्वेश्चन थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई थिंक आपका इतना कंप्लीट रहेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, SIPT 2017 और SI मेंस 2017 में पूछा गया, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो यह धारवाड़ युगीन चट्टानों को, झारखंड के भूगर्भिक संरचना से क्वेश्चन है। किन चट्टानों को धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो धारवाड़ युगीन चट्टानों को। इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। धारवाड़ युगीन चट्टानों को धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है। झारखंड के में इस क्रम में कोल्हान श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है धारवाड़ युगीन चट्टानों को। इस प्रकार की चट्टानें मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में पाई जाती है धारवाड़ युगीन चट्टान। लौह अंश की प्रमुखता के कारण इन चट्टानों को लौह क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है धारवाड़ युगीन चट्टानों को। इन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार भी कहा जाता है। लौह क्रम की चट्टानें, धात्विक खनिज का भंडार, ये सारे कहे जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इसे धात्विक खनिज का भंडार गृह कहा जाता है क्योंकि इसमें धात्विक खनिज जैसे लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, मैग्नीज, सोना, चांदी आदि पाए जाते हैं। अतः आर्थिक दृष्टि से ये चट्टानें क्या है? काफी महत्वपूर्ण है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बहुलता के कारण ही पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, काइनाइट, एस्बेस्टस तथा पूर्वी सिंहभूम में तांबा या सोना पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे क्या पूछा गया है। CDPO 2024 में पूछा गया, झारखंड राज्य के किस जिले में विंध्यन, बालुका प्रस्थ एवं चूना पत्थर पाए जाते हैं? किस जिले में विंध्यन, बालुका प्रस्थ एवं चूना पत्थर पाए जाते हैं? तो गढ़वा जिले में ऐसा पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अपर्दन हुआ, उनका निक्षेपण से क्या बना? विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी है। विंध्यन, देखिए विंध्यन, बालुका प्रस्थ और चूना पत्थर के बारे में पूछा गया तो गढ़वा जिले में पाया जाता है। इसका नामकरण विंध्य पर्वत के नाम पर हुआ है। अवसादों के निक्षेपण से निर्मित ये प्रारंभिक परतदार चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें? परतदार चट्टानें हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें याद रखेंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है, विंध्यन क्रम की चट्टानों का। इसमें क्या पाया जाता है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट आदि चट्टानें पाई जाती है। ये चट्टानें झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में सोन नदी क्षेत्र, मुख्यतः गढ़वा जिले में पाई जाती है विंध्यन क्रम की चट्टानें, जो रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। किस पठार का दक्षिणी हिस्सा है? रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। इसे यहाँ सेमरी श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम है विंध्यन क्रम की चट्टानें का सेमरी श्रेणी। इसी काल में पारसनाथ पहाड़ी का भी उत्थान हुआ है। इसी काल में ये पूछा गया झारखंड की भूगर्भिक संरचना से क्वेश्चन।
अब देखिए झारखंड की जलवायु से किस तरह के क्वेश्चन अभी तक बने हैं। SIPT 2017 में पूछा गया, झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। झारखंड उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत के जलवायु के नक्शे में झारखंड क्षेत्र को अधिक वर्षा, पर्याप्त आर्द्रता का क्षेत्र माना जाता है। कर्क रेखा जो कि महाद्वीपीय भारत को उष्णकटिबंधीय भारत से क्या करती है? अलग करती है, झारखंड के उत्तरी भाग से ही गुजरती है। इस प्रकार संपूर्ण पठारी भूभाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन ऊंचे पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जलवायु की स्थिति भिन्न हो जाती है। इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हुए भी यहाँ की जलवायु में क्या है? पर्याप्त आर्द्रता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय अवस्थिति एवं मानसूनी हवाओं के कारण झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी प्रकार की है। जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय, लेकिन यहाँ पर्याप्त आर्द्रता भी पाई जाती है इनके ऊंचे पठारों के कारण। झारखंड राज्य, देखिए फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय मानसून और उष्णकटिबंधीय नमी। तो हम लोग अभी देखिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जलवायु परिवर्तन से क्या क्वेश्चन पूछा गया, 7th to 10th JPSC में पूछा गया है 2021 में। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है, क्या कारण है? तो मानव जनित गतिविधियां, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, यह सभी इसके कारण है। झारखंड में देखा गया जलवायु परिवर्तन मानव जनित कारकों, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रीन हाउस उत्सर्जन एवं अन्य कारकों के कारण है। मानव जनित कारक प्रजातियों की गिरावट, संकट और विलुप्त होने के प्राथमिक न्यायात्मक कारणों का गठन करते हैं। भूमि विकास, अत्यधिक दोहन, प्रजातियों के स्थानांतरण और परिचय एवं प्रदूषण। झारखंड राज्य में ताप विद्युत संयंत्र अधिकांशतः कोयले पर चलते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देते हैं। ये सब सारे जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। तो मानव जनित भी है, ऊर्जा क्षेत्र भी, ग्रीन हाउस उत्सर्जन भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं PGT 2023 में क्या क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड राज्य किस कृषि जलवायु के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आता है जोन 7 के अंतर्गत। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के अनुसार झारखंड राज्य में 3 जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कृषि जोन 3 जलवायु क्षेत्र में NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 7 का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? जोन 7 का। देखिए झारखंड की कृषि जलवायु प्रदेश, फिर ये क्वेश्चन आया था जोन 7। JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई? ये 7th to 10th JPSC में पूछा गया है। तो JAPCC का फुल फॉर्म है झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म, झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना जो है 30 जून 2008 को जारी की गई। इसका करेक्ट आंसर है 30 जून 2008 को। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में वर्षा से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4th JPSC PT में पूछा गया झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसकी वर्षा कैसे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से झारखंड में वर्षा होती है। झारखंड में मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है। यहाँ मानसून की दोनों शाखाओं यथा कौन कौन शाखा? बंगाल की खाड़ी शाखा तथा अरब सागर की शाखा द्वारा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा अपेक्षाकृत क्या होती है? अधिक होती है। सबसे अधिक वर्षा क्यों होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा। झारखंड के मध्यवर्तीय तथा पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर की शाखा दोनों द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, कहाँ पर? मध्यवर्ती और पश्चिम भाग में। जबकि पूर्वी भाग में मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी द्वारा वर्षा होती है। पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बंगाल की खाड़ी की शाखा, लेकिन मध्यवर्ती भाग और पश्चिमी भाग की बात करें तो वहाँ पे बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा भी होती है और अरब सागर की शाखा द्वारा भी वर्षा होती है। झारखंड में दक्षिण की से उत्तर की ओर तथा पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती है। अगर आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो भी वर्षा की मात्रा कम होगी, और अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो भी वर्षा की मात्रा क्या होगी? कम होती है। साथ ही ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने पर निम्न स्थानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, SI में 2017 में पूछा गया मानसून लौटते समय
के महीने में झारखंड में वर्षा कराता है? लौटते समय कब वर्षा होता है? तो सितंबर से नवंबर के महीने में। मानसून के लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? निवर्तन कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर क्या होता है? लंबवत चमकता है, अर्थात 22 जून से सूर्य विषुवत रेखा की ओर लौटने लगता है। ठीक है। 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में गर्मियों के मौसम में स्थापित अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ भी दक्षिण की तरफ क्या होता है? खिसकने लगता है। ITCZ के दक्षिण की तरफ खिसकने के साथ ही मानसून भी दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है। मानसून का निवर्तन भारत में 1 सितंबर से प्रारंभ होता है और 15 अक्टूबर तक आते आते मानसून समस्त भारतीय उपमहाद्वीप से लौट चुका होता है। मानसून लौटते समय सितंबर से नवंबर के महीने में झारखंड में वर्षा कराता है। नेक्स्ट देखिए, SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड की वार्षिक औसत वर्षा क्या है? इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। तो 1400 mm जो है औसत वार्षिक वर्षा है। झारखंड मानसूनी वर्षा का प्रदेश है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर या फिर 1400 मिलीमीटर है, लेकिन अधिकांश भाग 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं। वर्षा का 80% से अधिक भाग जून से सितंबर माह के मध्य प्राप्त होता है। बंगाल की खाड़ी की शाखा राज्य में वर्षा का मुख्य स्रोत है, यद्यपि पाट प्रदेश एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में कुछ वर्षों में अरब सागर की शाखा से भी प्राप्त होती है, लेकिन मुख्य कौन है? बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन। 6 to 6 JPSC में पूछा गया ये क्वेश्चन, झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है, कितना है? तो वार्षिक वर्षा अंतराल है 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं, 1400 है ना अप्रॉक्स, तो 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य है। झारखंड की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है। यहाँ 140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, अतः यह क्षेत्र मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है। नेतरहाट का पठार झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कितना? 180 सेंटीमीटर से अधिक वाला स्थान है, जबकि चाईबासा का मैदान सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो हजारीबाग, याद रखेंगे। कैसी मानसून है यहाँ पे? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु। कैसी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। 140 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है? कौन सा जिला में? तो हजारीबाग में। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा है तो नेतरहाट का पठार, और सबसे कम वर्षा वाला स्थान तो चाईबासा का मैदान, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 7th to 10th JPSC में पूछा गया, झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2009 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 991 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है, वह कौन सा है? तो वो है साहिबगंज। 30/9/2009 तक का डाटा पूछा गया। झारखंड का एकमात्र जिला जहां 30/9/2009 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 991 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक वर्षा प्राप्त हुआ है, वह कौन सा है? तो साहिबगंज है। 2019 में राज्य में 865.6 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, जो राज्य के सामान्य स्तर से 18% क्या है? कम है। 1893.6 मिलीमीटर वर्षा के साथ अतिरिक्त श्रेणी में साहिबगंज राज्य का एकमात्र जिला है जो सामान्य से 46% अधिक और राज्य का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है। 14 जिले सामान्य वर्षा की श्रेणी में और 9 जिले कम वर्षा की श्रेणी में थे। जिला वर्षा तालिका में सूचीबद्ध 19 जिलों में सबसे कम वर्षा गढ़वा जिले में 52% वर्षा, 450 mm सबसे कम वर्षा था। ये 2009 का, ये 2019 तक का रिपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। 2009 तक में भी सबसे अधिक वर्षा वाला साहिबगंज था। तापमान से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? SIPT 2017 में पूछा गया, झारखंड का वार्षिक औसत तापमान क्या है? तो ये है 25 डिग्री सेल्सियस। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। पाट प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से भी कम, जबकि संथाल परगना के पूर्वी भाग, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू तथा चतरा उत्तरी भाग में औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक
पाया जाता है। अन्य क्षेत्रों का औसत वार्षिक तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। तो झारखंड का वार्षिक औसत तापमान की अगर बात किया जाए तो वह है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर वर्षा की बात किया जाए तो आइए हम लोग तापमान से पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो SIPT 2017 में पूछा गया है। क्या है, झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो किस हिस्से में किया जाता है, ये हम लोग देख रहे हैं। नेतरहाट में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। झारखंड के नेतरहाट पठार में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। शीतकाल दिसंबर में झारखंड के पश्चिमी भाग का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से कम, पूर्वी भाग का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, और मध्यवर्ती भाग का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री के मध्य होता है, और दक्षिणी पूर्वी भाग का तापमान 19 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। शीतलहर के प्रभाव के कारण दिसंबर से जनवरी में यहाँ का तापमान कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। कहाँ का? नेतरहाट पठार का। नेतरहाट पठार जो है वो सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है सर्दियों में, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SIPT 2017 में झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? फिर से क्वेश्चन पूछा गया, तो नेतरहाट है। झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन है? नेतरहाट। झारखंड का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र भी कौन है? नेतरहाट है। कितना वर्षा होता है? तो 180 सेंटीमीटर वर्षा होता है यहाँ पर। 180 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका और छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इस पे भी क्वेश्चन हमेशा बनता है, पहाड़ों की मल्लिका किसे कहा जाता है और छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 7th to 10th JPSC पूछा गया है PT में। झारखंड के लिए IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कि सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। ये कौन दर्शाता है? तो IPCC SRES उत्सर्जन परिदृश्य, ये पूछा गया है 7th to 10th JPSC में। देखिए क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, इसको आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे। झारखंड के संदर्भ में IPCC SRES उत्सर्जन यह दर्शाता है कि सर्दियों वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। आइए अब देखते हैं झारखंड की नदियां से अभी तक कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले देखिए SIPT 2017 में पूछा गया, झारखंड में कितनी मुख्य नदियां बहती है? कितनी मुख्य नदियां बहती है? तो इसका आंसर है आपका 8 मुख्य नदियां हैं। कौन कौन सा 8 मुख्य नदियां हैं? तो दामोदर नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है, उत्तरी कोयल नदी है, दक्षिणी कोयल नदी है, शंख नदी है, अजय नदी है, मयूराक्षी नदी है और गंगा नदी है। 8 नदियों के नाम याद रखेंगे, दामोदर, स्वर्ण रेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, शंख, अजय, मयूराक्षी तथा गंगा नदी जो है झारखंड की मुख्य नदियां हैं। झारखंड में बहने वाली नदियों के उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? वो मिलान करने बोला। 11th to 13th JPSC में क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए स्वर्ण रेखा नदी बोला है, तो ये इसका उद्गम स्थल टिकराटोली, ये सही है। बराकर नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर, ये भी सही है। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर, लेकिन शंख नदी का दिया हुआ है त्रिकूट, जो कि शंख नदी का त्रिकूट उद्गम स्थल नहीं है। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गुमला है, चैनपुर गुमला, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SIPT 2017 में पूछा गया है, निम्नांकित नदियों में से कौन सी झारखंड राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती है? प्रवाहित नहीं होती है तो देखिए उत्तरी कोयल बिल्कुल होती है, बराकर भी होती है, स्वर्ण रेखा भी होती है। कौन सा नदी है? कादवा नदी। ये कादवा नदी जो है वो झारखंड से प्रवाहित नहीं होती है। उत्तरी कोयल, बराकर, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड से होकर प्रवाहित होती है, जबकि कादवा नदी कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी की एक सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी है कादवा नदी, जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये पूछा गया SIPT 2017 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SIPT 2017 में ही पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है? 4 नदी आपके सामने दिए हुए हैं। दामोदर है, बिल्कुल मुख्य नदी है। बराकर भी मुख्य नदी है, दामोदर की सहायक नदी है। दक्षिणी कोयल भी मुख्य नदी है, लेकिन फल्गु नदी ये कहाँ पे? बिहार की मुख्य नदी है। तो आपका ऑप्शन के अनुसार फल्गु नदी होगा आंसर। दामोदर, दक्षिणी कोयल एवं बराकर झारखंड की मुख्य नदियां, जबकि फल्गु नदी कहाँ की मुख्य नदी है? बिहार की मुख्य नदी है। यद्यपि इसका उद्गम झारखंड के कहाँ से होती है? पलामू जिले से होती है। देखिए इसका उद्गम स्थल, फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पलामू जिले से होती है, लेकिन ये मुख्य नदी झारखंड की नहीं है। फल्गु नदी पौराणिक दृष्टिकोण से काफी पवित्र माना जाता है। इस नदी का वर्णन कहाँ पे? वायु पुराण में भगवान विष्णु के छवि दर्शन का उल्लेख किया गया है। यह नदी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मृत आत्मा की शांति के लिए बिहार के गया जिले में पिंडदान या दुग्ध अर्पण के लिए महत्वपूर्ण एवं धार्मिक माना जाता है। इसे निरंजना नाम से भी प्रसिद्ध है, या निरंजना नदी के नाम से भी बिहार में प्रसिद्ध है। तो ये था कौन सा मुख्य नदी नहीं था? तो फल्गु नदी था, ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट देखिए TGT 2017 में पूछा गया, निम्न में से कौन सा नदियों और उनके मूल का सही मिलान नहीं है? सही मिलान नहीं है वो आपको देखना है। त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी,
ठीक है, ये सही है, निकलती है। मुंगेर से अजय नदी, ये भी निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी, ये भी निकलती है। टैगोर पहाड़ी से दक्षिणी कोयल, तो टैगोर पहाड़ी से दक्षिणी कोयल नहीं निकलती। ये कहाँ से निकलती है दक्षिणी कोयल? तो छोटा नागपुर के पठार से। मयूराक्षी का त्रिकुट पहाड़ी, ठीक है। अजय नदी जो है मुंगेर, चकाई, जमुई के पास से निकलती है। दामोदर नदी आपको छोटे नागपुर के पठार, और दक्षिणी कोयल नदी भी छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया, इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है? तो आप बिल्कुल ऑप्शन देखिए, उत्तरी कोयल बिल्कुल बहती है, बराकर भी बहती है, स्वर्ण रेखा भी बहती है। तो इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तीनों नदियां जो है छोटा नागपुर पठार से प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट देखिए, देवघर से किस नदी का उद्गम होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अजय नदी, औरंगा नदी, अमानत नदी और वैतरणी नदी। तो किसका उद्गम होता है देवघर से? तो ये चारों ऑप्शन में किसी का भी उद्गम जो है देवघर से नहीं होता है। SIPT 2017 में पूछा गया। देखिए, अजय नदी का उद्गम क्या है? तो जमुई है, मुंगेर, बिहार। अमानत नदी आपकी चतरा की मुख्य नदी है, चतरा इसका उद्गम स्थल है। औरंगा नदी कहाँ से निकलती है? किसको, लोहरदग्गा से निकलती है। और बैतरणी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो उड़ीसा से। तो इसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए थे, इसमें किसी का भी उद्गम देवघर से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CDPO 2024 में पूछा गया, कौन सी नदी झारखंड राज्य के दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग को सीमांकित करती है? दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग को कौन सी नदी सीमांकित करती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर है शंख नदी एवं कन्हर नदी। दक्षिणी भाग को कौन सीमांकित करेगी? शंख नदी। और कन्हर नदी किसको सीमांकित करेगी? तो पश्चिमी भाग को, पश्चिमी भाग को कन्हर नदी, और दक्षिणी भाग को शंख नदी। देखिए, शंख नदी झारखंड के दक्षिणी एवं कन्हर नदी पश्चिमी भाग को सीमांकित करती है। शंख नदी गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड की पहाड़ी, कहाँ से निकलती है? गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड की पहाड़ी पाट प्रदेश से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, यह नदी उद्गम स्थल के आसपास काफी संकरी है, किंतु 2000 फीट की खाई का निर्माण करती है। शंख नदी कहाँ से उद्गम इसका है? गुमला जिले से, गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड से। सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर प्रखंड होते हुए यह नदी ओडिशा में प्रवेश करती है, और ओडिशा के राउरकेला के पास वेद व्यास में यह दक्षिणी कोयल से मिल जाती है। यह अंततः क्या होती है? दक्षिणी कोयल में मिल जाती है, तथा ब्राह्मणी के नाम से पुकारी जाती है जब ये दक्षिणी कोयल में मिलती है। यह शंख नदी उद्गम हो रहा है इसका गुमला जिले से, और ये सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर प्रखंड से होते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है, और जाके वहाँ पे दक्षिण कोयल में मिल जाती है। केदार, चिरवा, चिरा, लावा, कसगोर, बंडा, डांगजार, साइजोर, उतियाल, गिरमा, पालमारा आदि इसकी प्रमुख जो है सहायक नदियां हैं। इनकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। यह शंख नदी की बातें हैं। नेक्स्ट देखिए, कन्हर नदी जो कि पश्चिमी भाग की सीमा बनाती है। कन्हर नदी की उत्पत्ति सरगुजा छत्तीसगढ़ से होती है। कहाँ से होती है? सरगुजा छत्तीसगढ़ से कन्हर नदी की उत्पत्ति होती है। यह नदी झारखंड में गढ़वा जिले के भंडारिया प्रखंड से प्रवेश करती है। यह रंका प्रखंड की पश्चिमी सीमा बनाती हुई धुरकी प्रखंड में प्रवेश करती है, तथा इसकी पश्चिमी सीमा बनाती हुई यह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, और उत्तर प्रदेश में यह प्रवेश करती है। कौन? कन्हर नदी पश्चिमी सीमा बनाती है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे नदियों से। अब देखिए बेसिकली दामोदर नदी से कौन कौन सा क्वेश्चन अभी तक आया है। झारखंड की एक महत्वपूर्ण नदी है दामोदर नदी, इससे कौन कौन सा प्रश्न अभी तक पूछा गया है। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया, इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? 4 ऑप्शन थे, दामोदर, बराकर, पंचेत और दक्षिणी कोयल, जिसमें आपका आंसर होगा दामोदर। क्या है? पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से ये निकलती है। देखिए, दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार लोहरदग्गा जिले के चूल्हा पानी और तथा मुहाना हुगली नदी है। यह झारखंड की सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे प्रदूषित नदी है। तीनों है, सबसे लंबी है, सबसे बड़ी और सबसे प्रदूषित नदी है ये झारखंड की। दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदियां याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बराकर नदी है, कोनार नदी है, जमुनिया नदी है, बोकारो एवं कतरी नदी है। ये दामोदर की प्रमुख सहायक नदियां हैं, बराकर, कोनार, जमुनिया, बोकारो एवं कतरी। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ पे है? हजारीबाग जिला, चतरा जिला, धनबाद, बोकारो, रांची, लातेहार तथा लोहरदगा इसका अपवाह क्षेत्र है दामोदर नदी का। नेक्स्ट देखते हैं दामोदर नदी कौन सा क्वेश्चन आया PGT 2023 में। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार से होकर, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से और बिहार से होकर प्रवाहित होने वाली दामोदर नदी से कौन सी सहायक नदी उत्पन्न होती है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। कौन सी सहायक नदी? अभी हम लोगों को दामोदर के सहायक नदियों के बारे में पढ़े हैं। कौन कौन? बराकर, कोनार, जमुनिया, बोकारो एवं कतरी। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? तो बोकारो नदी, बोकारो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए,
झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार से होकर प्रवाहित होने वाली दामोदर नदी किस सहायक नदी की उद्गम स्थान है? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है पीजीटी 2023 में। तो चार ऑप्शन है, कृष्णा, महानदी, वैगई और कोनार। तो आपको पता है कोनार इसकी एक सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में बहने वाली दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के किस जिले से होगा, ये पूछा गया है। तो किस जिले से होता है? तो लोहरदग्गा। कहाँ से होता है? तो लोहरदग्गा से होता है। ये हम लोग अभी ऊपर देखे, दामोदर के उद्गम कहाँ से होता है? लोहरदग्गा जिले के चूल्हा पानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा गया। झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल फिर से पूछा गया, फिर से लोहरदग्गा ऑप्शन नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहरदग्गा का चूल्हा पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो ये क्या है? बंगाल का शोक बोला जाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी झारखंड की सबसे प्रमुख नदी है जो दरार या भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। दामोदर नदी को दामुदा के रूप में भी जाना जाता है। दामू का अर्थ पवित्र और दा का अर्थ होता है जल। दामोदर नदी पहले बाढ़ की विभीषिका के कारण काफी भयंकर नदी थी, इस कारण इसे बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रेवेन्यू स्टाफ में पूछा गया 2017 में, निम्न में से किस नदी को शोक की नदी, तो किसको शोक की नदी बोलते हैं? दामोदर को, बंगाल का शोक। भ्रंशित अवसादित कोयला धारण बेसिन का संबंध झारखंड की इन नदियों में से किस नदी से है? तो जितना भी कोयला धारण बेसिन है ये किसके किनारे है? दामोदर नदी के। आंसर होगा दामोदर नदी। दामोदर घाटी कोयले से समृद्ध है, इसे देश में कोकिंग कोल का प्रमुख केंद्र माना जाता है। 2883 वर्ग किलोमीटर में फैले केंद्रीय बेसिन में विशाल भंडार पाए जाते हैं। बेसिन में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन कौन सा है? झरिया है, रानीगंज है, पश्चिमी बोकारो है, पूर्वी बोकारो है, रामगढ़ है, दक्षिणी कर्णपुरा है और उत्तरी कर्णपुरा। ये मेन कोयला का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कोयला का भंडार यहाँ पाया जाता है। दामोदर में कोयला खनन की शुरुआत 1774 में किसके द्वारा की गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीजीटी 2023 में क्या पूछा गया दामोदर नदी से संबंधित? दामोदर बेसिन की विशेषता क्या है? तो इसमें है फॉल्ट लाइनें और सादी चट्टान बिल्कुल है, सघन कोयला भी है, फॉल्ट लाइनें भी है। विकल्पों में क्या हो जाएगा? सभी, उपयुक्त सभी। दामोदर बेसिन के भू विज्ञान की विशेषता, आर्कियस के ग्रेनाइट व ग्रेनाइट नीस, गोंडवाना के बलुआ पत्थर और सेल्स और हाल के जलोढ़ से बनी चट्टानों से है। इसे आमतौर पर भारतीय कोयले का भंडार गृह कहा जाता है दामोदर बेसिन को, जहाँ कई अन्य खनिज, अभ्रक, फायर क्ले, बॉक्साइट, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, बायराइट, आयरन स्टोन आदि पाए जाते हैं। दामोदर घाटी निगम सिंचाई औद्योगिक और घरेलू उद्देश्यों के लिए बांधों, नहरों एवं बैराज के माध्यम से जल आपूर्ति के लिए भी एक प्रमुख एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो पीजीटी 2023 में पूछा गया। झारखंड में किस नदी को प्रदूषण के कारण जलीय जीवन के विलुप्त होने के कारण जैविक रेगिस्तान भी बोला जाता है? किसको बोला जाएगा? दामोदर नदी को जैविक रेगिस्तान भी बोला जाता है। ये नया नाम जो भी आपके सामने आ रहा है बिल्कुल याद रखेंगे। दामोदर नदी को प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल के रूप में माना जाता है। जैविक मरुस्थलीय नदी एक ऐसी नदी है जहां हमें मछली या कोई जलीय जीव का जीवन नहीं मिलता, उसको हम लोग बोलते हैं जैविक रेगिस्तान। क्या बोलते हैं? जैविक रेगिस्तान, जहां मछली या कोई जलीय जीव नहीं मिलता। नेक्स्ट है, प्रदूषण मुख्य रूप से इस क्षेत्र और इसके आसपास खनन और औद्योगिक गतिविधियों के कारण होता है। यह भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। कौन? दामोदर नदी। नेक्स्ट देखिए, SIPT 2017 में दामोदर नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? तो किस राज्य से शुरू होती है? तो झारखंड से शुरू होती है। कहाँ उद्गम है इसका? तो लोहरदग्गा का चूल्हा पानी। नेक्स्ट है, दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के लोहरदग्गा जिले के कुंडू प्रखंड के चूल्हा पानी गांव से होती है। झारखंड में विभिन्न जिलों से गुजरने के बाद यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तथा अंततः हुगली नदी में यह मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए, SIPT 2017 में पूछा गया। दामोदर नदी की कुल लंबाई से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। तो कुल लंबाई इसकी जो है वो 592 किलोमीटर, लेकिन अगर भारत में बोला जाए तो झारखंड में बोला जाए तो 290 किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। ये इतना लंबा है, 290 किलोमीटर झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SIPT 2017 में पूछा गया। दामोदर नदी खाली जगह से होकर नहीं गुजरती। कहाँ से होकर नहीं गुजरती? हजारीबाग से बिल्कुल गुजरती है, धनबाद से भी गुजरती है, गिरिडीह से भी गुजरती है। ये पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजरती है। दामोदर नदी झारखंड के लोहरदग्गा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ तथा रामगढ़, रांची, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद जिलों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो पूछा गया स्वर्ण रेखा नदी से संबंधित।
SI मेंस 2017 में पूछा गया। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये पूछा गया। तो ये है छोटा नागपुर का पठार। स्वर्ण रेखा भी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची जिले से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नंगड़ी गांव के रानी चुआ छोटा नागपुर पठार से होती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? कांची है, खरकई है, जुमार है, रारू है और तथा संजय है। स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां याद रखेंगे, कांची, खरकई, जुमार, रारू तथा संजय। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात, जिसको हम लोग बोलते हैं हुंडरू जलप्रपात, का निर्माण करती है। मतलब स्वर्ण रेखा नदी पर ही हुंडरू जलप्रपात है। इसका अफवाह क्षेत्र जो है रांची, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां है। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पीजीटी 2023 में पूछा गया, झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी इनमें से किस राज्य के समीप से बहती है? ये क्वेश्चन पूछा गया, किस राज्य के समीप से बहती है? 4 ऑप्शन थे, पंजाब, मेघालय, पश्चिम बंगाल और केरल। तो बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होगा पश्चिम बंगाल। स्वर्ण रेखा नदी मुरी के पास दक्षिण की ओर मुड़कर झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का कार्य करती है। चांडिल के पास यह पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है एवं बहरागोड़ा से आगे पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और अंततः ओडिशा से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है, स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीटी 2023 में पूछा गया, झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल के समीप से बहती है? फिर से पूछा गया, तो ये होगा स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट है, स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है? तो ये किस दिशा जाती है? स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन? स्वर्ण रेखा नदी। बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, SIPT 2017 में पूछा गया, झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है? तो सोने की नदी किसको बोलते हैं? स्वर्ण रेखा नदी को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके रेत में सोने का अंश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन SIPT 2017 का, स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई पूछी गई है। कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है इसकी 395 किलोमीटर। कितनी है? 395 किलोमीटर। जबकि झारखंड में कितनी है? 269 किलोमीटर। 269 किलोमीटर झारखंड में। स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई 395 किलोमीटर और झारखंड में 269 किलोमीटर है। इस नदी की एक यह विशेषता यह है कि उद्गम स्थान से लेकर सागर में मिलने तक यह किसी की सहायक नदी नहीं बनती। यह स्वतंत्र रूप से क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SIPT 2017 का, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थान क्या है? इसका उद्गम स्थान है पिस्का, रांची का पिस्का। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थान रांची के पश्चिम में स्थित पिस्का नंगड़ी का क्षेत्र है। स्वर्ण रेखा एवं इसकी सहायक नदियां हुंडरू, दशम, जोन्हा, गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। स्वर्ण रेखा और इसकी सहायक नदियां कौन कौन जलप्रपात? हुंडरू, दशम जलप्रपात या जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात भी बोलते हैं इसको, करती। इस नदी पर स्वर्ण रेखा परियोजना भी चलाई जा रही है। फिर क्वेश्चन देखते हैं SIPT 2017 का, कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? 4 ऑप्शन थे, वैगई, अमरावती, सतलज और स्वर्ण रेखा। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है स्वर्ण रेखा। झारखंड में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां लोग जान रहे, दामोदर है, स्वर्ण रेखा है, बराकर है, मयूराक्षी है, शंख है, उत्तरी कोयल है, दक्षिणी कोयल है एवं अजय नदी है। वैगई एवं अमरावती नदी तमिलनाडु राज्य में बहने वाली नदी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैगई और अमरावती के बारे में दिया गया। और जबकि सतलज कहाँ बहती है? तो हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब से होकर बहती है। नेक्स्ट है, VLW 2012 में पूछा गया, निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है? तो कौन मूल जगह है? छोटा नागपुर का पठार, रांची के पिस्का नंगड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है SIPT 2017 में। क्या पूछा गया? पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर बहती है। स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है। ये हम लोग अभी देखें, तो यही करेक्ट होगा, स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट है क्या सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? तो किस प्रकार का अपशिष्ट इसको प्रदूषित कर रहा है? तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट। झारखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली स्वर्ण रेखा नदी को रेडियोधर्मी नामक अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है। नेक्स्ट देखिए 7th to 10th JPSC PT में पूछा गया, नंगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो नंगड़ी गांव तो एक हो गया स्वर्ण रेखा, और दूसरा कौन सा नदी यहाँ से निकलता है? ये है दक्षिणी कोयल। नंगड़ी गांव जो है स्वर्ण रेखा और दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल है नंगड़ी, जो कि छोटा नागपुर पठार रांची में स्थित है।
देखिए मयूराक्षी नदी से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं एसआई मेंस 2017 में। मयूराक्षी नदी से प्रवाहित होती है, कहाँ से प्रवाहित होती है, तो त्रिकुट पहाड़ियाँ से प्रवाहित होती है। मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी देवघर से प्रवाहित होती है। इसका मुहाना हुगली नदी पश्चिम बंगाल है। मयूराक्षी की सहायक नदियां हैं धोवई, तिपरा, भामरी, पुसरो, दौना है। इस नदी की कुल लंबाई जो है 250 किलोमीटर है। यह नदी झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। ये याद रखाइएगा, नौ इसमें चलाया जाता है। देखिए कौन, मयूराक्षी नदी नौगम्य नदी है। एवं इसके तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिजला मेला का आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है, मयूराक्षी नदी के तट पर। यह झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ यह बहता है, दुमका में, साहेबगंज में, देवघर में एवं गोड्डा में। मयूराक्षी नदी का उपनाम इसका मोर नदी या मोतीहारी है। मयूराक्षी नदी का उपनाम क्या है, या तो मोर नदी या मोतीहारी। झारखंड का सबसे लंबा पुल दुमका में मयूराक्षी नदी पर स्थित है, जो 2340 मीटर लंबे। इस पुल के निर्माण में 198.11 करोड़ रुपए की लागत आई। इसका नाम दिशोम गुरु शिबू सोरेन सेतु रखा गया है। कौन सा पुल का, जो मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है, जिसे मोर नदी भी जानते हैं, जो झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी। हिजला मेला का आयोजन इसी के किनारे होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मयूराक्षी नदी से संबंधित जेएसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है इसका उद्गम स्थल, त्रिकूट पहाड़ी में। मयूराक्षी का मतलब मोर नेत्र होता है। इस नदी में साफ जल की सूर्य की किरणें पड़ने पर इसके जल के क्रिस्टल मोर की आंख की रंगों की तरह चमकते हैं। इसी आधार पर इसका नामकरण मयूराक्षी नदी किया गया। यह नदी देवघर जिले के उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित त्रिकुट पहाड़ी से क्या होती है, उद्भूत होती है, त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है मयूराक्षी नदी संबंधित जेएसएससी जेईई 2023 में, मयूराक्षी नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। क्या है, यह झारखंड के एकमात्र नौगम्य नदी है। बिल्कुल ये सही कथन है। यह नदी पर निर्मित मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है। मसानजोर बांध भी बिल्कुल यहीं बना हुआ है। यह नदी निर्मित मसानजोर नामक बांध का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किया गया, तो ऐसा नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से नहीं किया गया। तो ये कथन जो है गलत है। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले के मसानजोर नामक स्थान पर डैम का निर्माण किया गया है। मसानजोर डैम को कनाडा डैम भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कनाडा डैम किस डैम को बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कनाडा डैम का निर्माण कनाडा सरकार की सहायता से किया गया है। मयूराक्षी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। तो कनाडा डैम ये नाम है इसका, कनाडा सरकार के हेल्प से बनाया गया, यूएसए गवर्नमेंट के हेल्प से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, शंख नदी से कौन कौन से क्वेश्चन आए अभी तक। मार्केट सुपरवाइजर 2007 और पीजीटी 2023 में पूछा गया, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, गुमला। गुमला का चैनपुर प्रखंड से हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। शंख नदी गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड की पहाड़ी से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। सिमडेगा जिले के ठेठई टांगर प्रखंड से होते हुए यह नदी उड़ीसा में प्रवेश करती है। और किस नदी में मिल जा रही थी, तो ये दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाती है, जहां इसे किस नाम से जाना जाता है, ब्राह्मणी के नाम से जाना जाता है। ये अभी हम लोग सारी बातें पढ़ चुके हैं। इसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र आप याद रखेंगे गुमला और सिमडेगा है। नेक्स्ट, उत्तरी कोयल नदी से क्वेश्चन पूछा गया एसआईपीटी 2017 में। पूछा गया है, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है, मतलब इसका उद्गम स्थान कहाँ है। उद्गम स्थान कहाँ है, तो झारखंड के पठार के मध्य से। नंगड़ी किसका किसका उद्गम स्थान था, नंगड़ी कौन कौन नदी का उद्गम स्थान था, ये कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी हम लोग पढ़े हैं। झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है, तो ये होती है रांची पठार के मध्य से। उत्तरी कोयल नदी रांची पठार के मध्य भाग से उद्भूत होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कौन कौन, औरंगा और अमानत। किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, उत्तरी कोयल की प्रमुख सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी का मुहाना सोन नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र लातेहार, पलामू एवं गढ़वा है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 255 किलोमीटर। 255 किलोमीटर लंबाई है किसकी, उत्तरी कोयल नदी की। 240 किलोमीटर किस नदी की लंबाई है, बताइए, ये शंख नदी था। कौन था, शंख नदी। नेक्स्ट है, पीजीटी 2023 में पूछा गया, झारखंड में पलामू जिला मुख्यतः किस नदी बेसिन से सिंचित है, तो कौन सा नदी बेसिन से सिंचित है पलामू जिला, उत्तरी कोयल नदी बेसिन से। देखिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। उत्तरी कोयल नदी रांची पठार के मध्य भाग से उद्भूत होती है। इसके बाद
उत्तरी कोयल नदी लातेहार जिले के नेतरहाट से पूर्व से गुजरती हुई पलामू जिले के हैदरनगर के पश्चिमोत्तर में सोन नदी में विलय हो जाती है। तो उत्तरी कोयल नदी अंततः किस में मिल जाती है? तो सोन नदी में, जो स्वयं गंगा की एक उपनदी है। सोन नदी जो है गंगा की एक उपनदी है और उसमें जाकर उत्तरी कोयल मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई जो है, अभी हम लोग देखिए कितना है, 255 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इस नदी के किनारे पर स्थित प्रमुख शहर मेदिनीनगर, बरवाडी या मंझियावा है। ये प्रमुख शहर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राह्मणी नदी से कौन से क्वेश्चन पूछे गए SIPT 2017 में। निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? तो ये होता है दुधवा पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? दुधवा पहाड़ी से। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी, जहाँ कहाँ पर है? दुमका एवं मुहाना जो है हुगली नदी पश्चिम बंगाल में है। इसकी सहायक नदियाँ गुमरो एवं एरो हैं, आप ये याद रखिएगा। झारखंड के दक्षिण की ओर से कौन सी नदी बहती है? दक्षिण की ओर से कौन सी नदी बहती है? तो यही नदी बहती है, ब्राह्मणी नदी। ये PGT 2023 में पूछा गया। झारखंड के दक्षिण से होकर ब्राह्मणी नदी बहती है। इसे दक्षिण की कोयल के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी कोयल अलग है और दक्षिण की कोयल किसको बोला जाता है? ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, TGT 2017 में पूछा गया, निम्नलिखित स्थानों में से सोन नदी जो झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है, कहाँ से उत्पन्न होती है? सोन नदी कहाँ से उत्पन्न होती है? तो अमरकंटक से। कहाँ से होती है? अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश से। सोन नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? उत्तरी कोयल नदी सोन नदी में जाकर मिलती है। नदी झारखंड के 2 जिले पलामू और गढ़वा होकर गुजरती है। सोन नदी का उपनाम जो है सोनभद्र या हिरण्यवाह भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? हिरण्यवाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिलों के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से गुजरती है? तो ये कहाँ से निकलती है होगा? तो ये होगा अमरकंटक से। नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी से संबंधित कौन से क्वेश्चन आए हैं झारखंड के एग्जाम में? जैसे सिर्फ JEE 2023 में पूछा गया, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर बहती है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा साहिबगंज से। गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिला साहिबगंज से होकर बहती है। गंगा नदी झारखंड की सीमा रेखा को सबसे पहले संथाल परगना की सीमा क्षेत्र तेलियागढ़ी से कुछ किलोमीटर पश्चिम में छूती हुई पूर्वी दिशा से प्रवाहित होती है। दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यह उधवानला तक सीमा बनाती है। इससे आगे यह सीमा से हटकर पश्चिम बंगाल में ही पूरी तरह प्रवाहित होने लगती है। मतलब साहिबगंज जिले में थोड़ा इनका अपवाह है गंगा नदी का। गंगा नदी लगभग 70 किलोमीटर तक साहिबगंज जिले के साथ झारखंड की सीमा का निर्माण करती है। झारखंड की उत्तरी पूर्वी सीमा का निर्धारण करने में इसका महत्वपूर्ण स्थान है गंगा नदी का। साहिबगंज जिले से बहती है। ये गंगा नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली। SI मेंस 2017 में खरकई नदी से क्वेश्चन पूछा गया। खरकई नदी खाली जगह में गिरती है। इसका मुहाना कौन सा नदी है? तो ये स्वर्णरेखा नदी में। स्वर्णरेखा नदी की एक सहायक नदी है खरकई नदी। खरकई नदी का उद्गम कहाँ है? सिंपलीपाल उड़ीसा में है। यह स्वर्णरेखा की प्रमुख सहायक नदी है। खरकई नदी के किनारे स्थित पहाड़ों में लौह अयस्क का खनन किया जाता है, जिसका उपयोग जमशेदपुर स्थित इस्पात संयंत्र में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कांस्टेबल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न में से कौन सी 2 नदियों का संगम होता है? कौन सी 2 नदियों का संगम होता है? तो खरकई और स्वर्णरेखा का। कहाँ पर? जमशेदपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, SI में 2017 में खरकई नदी खाली जगह से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? उड़ीसा के सिमलीपाल से। खरकई नदी उड़ीसा के मयूरभंज जिले के सिमलीपाल से निकलती है। तोरलो, लिगारा और संजय इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। फिर देखिए, बराकर नदी से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो SIPT 2017 में पूछा गया। बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई पूछा जाए तो 225 किलोमीटर है बराकर नदी की लंबाई। बराकर नदी का उद्गम पद्मा, हजारीबाग, छोटा नागपुर का पठार से होता है। इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। इसकी मुहाना दामोदर नदी है। यहाँ पे उद्गम स्थल कहाँ हो गया था? पद्मा, हजारीबाग का छोटा नागपुर पठार। बराकर नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन साहित्यों में मिलता है। इस नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर तथा मैथन बांध के पास मां कल्याणेश्वरी का मंदिर स्थित है। बराकर नदी के तट पर इसके अपवाह क्षेत्र जो हैं वो हैं हजारीबाग, गिरिडीह तथा धनबाद हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ
उसरी तथा बरसौती है। दो सहायक नदियां हैं बराकर नदी का, उसरी तथा बरसौती। इस नदी पर दो प्रमुख बांध भी बने हुए हैं, तिलैया डैम और मैथन डैम बना हुआ है। नेक्स्ट है बराकर नदी का उद्गम स्थान पूछा गया फिर से, तो ये पदमा हो जाएगा आपका। SIPT 2017, PGT 2023 में पूछा गया। केसो अक्टो गुरियो गुखाना नदी नदी की मुख्य उपनदियां हैं, तो किसकी मुख्य उपनदियां हैं? बराकर की। आप इसके सहायक नदियों को याद रखेंगे। गिरिडीह जिले में SIPT 2017 में पूछा गया, गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य जलपोतों का नाम है। दो मुख्य जलपोत कौन है? तो बराकर और सकरी नदियां, ये दो मुख्य जलपोत हैं जो गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले हैं। गिरिडीह शहर उसरी नदी के तट पर स्थित है। गिरिडीह शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो उसरी नदी के तट पर स्थित है। यह बराकर नदी की मुख्य सहायक नदी है। उसरी नदी पारसनाथ पहाड़ी से शुरू होती है और बराकर में जाकर मिलती है। ये सकरी नदी की जगह उसरी नदी ही होगा लगता है, उसरी। उसरी के अलावा बराकर नहीं, सकरी सही है। उसरी के अलावा देखिए बराकर और सकरी नदियां गिरिडीह जिले में बहती हैं। तो उसरी नदी हो गया, बराकर हो गया और सकरी नदियां जो है ये तीनों गिरिडीह की प्रमुख नदियां, बराकर, सकरी और उसरी। नेक्स्ट है अमानत नदी से पूछा गया क्वेश्चन। SI मेंस 2017 में पूछा गया। अमानत नदी किसमें गिरती है, किसमें मिल जाती है? तो इसका मुहाना है उत्तरी कोयल नदी। देखते हैं इसका डिटेल। अमानत नदी का उद्गम चतरा जिले से होता है तथा इसका अपवाह क्षेत्र जो है कहाँ पे है? चतरा है, लातेहार है तथा पलामू जिला है। अमानत नदी का मुहाना उत्तरी कोयल नदी है, अर्थात यह उत्तरी कोयल में गिरती है। नेक्स्ट है फिर अमानत नदी निकलती है, तो कहाँ से निकलती है ये? तो हजारीबाग पठार से निकलती है अमानत नदी। एक क्यूल नदी से क्वेश्चन आया है पंचायत सेक्रेटरी 2018 में। क्यूल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? तो क्यूल नदी झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलती है। क्यूल नदी गिरिडीह जिले से निकलती है। यह गिरिडीह जिले के खड़गडीहा थाना क्षेत्र के तीसरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कुछ दूर तक जिले की सीमा बनाने के बाद यह सत पहाड़ी के पास एक संकरी घाटी से जमुई जिले में प्रवेश करती है और यह गंगा की सहायक नदी है। कौन सी? क्यूल नदी। नेक्स्ट है कन्हर नदी से क्वेश्चन पूछा गया है 7th to 10th JPSC 2021 में। कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है, झारखंड में खाली जगह ब्लॉक गढ़वा जिले से राज्य में प्रवेश करती है। किस ब्लॉक से प्रवेश करती है? तो भंडरिया प्रखंड से ये गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। ये हम लोग ऊपर पढ़े। कन्हर नदी की उत्पत्ति सरगुजा छत्तीसगढ़ से होती है। यह नदी झारखंड के गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया, से प्रवेश करती है। आगे यह रंका प्रखंड की पश्चिमी सीमा बनाती हुई धुरकी प्रखंड में प्रवेश करती है तथा यह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और उत्तर प्रदेश में यह प्रवेश करती है। ये हम लोग देखे थे पीछे भी देखें इसको। जैसे से लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया औरंगा नदी से। झारखंड में सबसे छोटी नदी कौन है? ये पूछा गया। इसका आंसर था औरंगा नदी। औरंगा नदी का उद्गम किसको लोहरदग्गा से होती है। इसका मुहाना उत्तरी कोयल नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है वह है चतरा, लातेहार तथा पलामू है। जिंजोई, जमुनिया, खैरा, चाको, माइला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और इसकी कुल लंबाई जो है वो 95 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन औरंगा नदी से पूछा गया। देखिए कांची नदी से एक क्वेश्चन पूछा गया है JSSC म्युनिसिपल 2023 में। कांची नदी जो रांची जिले में बहती है, रांची के किस कस्बे के मध्य से होकर बहती है? जो कस्बों को दो भागों में विभाजित करती है, किस कस्बे से होकर बहती है? तो सोना हातू कस्बे से बहती है कांची नदी। रांची जिले में प्रवाहित होने वाली सोना हातू कस्बे के मध्य से होकर बहती है। यह सोना हातू को दो भागों में विभाजित करती है। कौन? कांची नदी। ये याद रखेंगे। ये अभी हम लोग देखें नदियों से पूछे गए, झारखंड का भूगोल में नदियों तक देख लिए हम लोग कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और उनका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से देख लिए। नेक्स्ट हम लोग झारखंड की नदी घाटी परियोजना एवं बांध से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए हैं उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आपका अभी तक वीडियो शुरू से नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो को ध्यान से देख लें, प्लेलिस्ट में डाला गया है। एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है आप लोगों का। थैंक यू।